हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू द नून एकेडमी। तो स्टार्ट करेंगे आज का हमारा रिवीजन वर्क एंड एनर्जी का। ठीक है, चलो अब सबसे पहले यहाँ पर हम क्या करेंगे, हमने कल क्या पढ़ा एक बार देख लेते हैं। ठीक है, हमने वहां पर पढ़ा कि वर्क क्या होता है। ठीक है, वर्क क्या होता है सबसे पहले हमने देखा कल। ठीक है, फर्स्ट शायद। ठीक है, वर्क इज सेड टू बी डन व्हेन द फोर्स अप्लाइड ऑन द ऑब्जेक्ट causes the displacement of an object। यानी किसी भी ऑब्जेक्ट पर अगर हम फोर्स लगाते हैं तो अगर उसका डिस्प्लेसमेंट होता है तो उसे हम वर्क कहेंगे। ये हमने पढ़ा। वर्क के टाइप भी हमने देखे। ठीक है, पॉजिटिव वर्क, नेगेटिव वर्क। ठीक है, उसके बाद हमने जीरो वर्क देखा। ठीक है, अभी जो नेक्स्ट वाला पार्ट है यहाँ पर आज हम देखने वाले हैं। सेशन का टाइम तो आपको पता है। ठीक है, 6 बजे हमारा सेशन होता है और आज हमारा सेशन स्टार्ट हो चुका है। और जो देखो यहाँ पर लोगो है ना नून एकेडमी का, वो थोड़ा सा चेंज हो गया, ब्रांडिंग चेंज हो गया है। ठीक है, नून एकेडमी का ब्रांडिंग यहाँ पर चेंज हो चुका है थोड़ा सा। ठीक है, चलो मेरा नाम तो आप सभी को पता है, सचिन सोलंके। हाँ धीरज, क्वेश्चन पूछो। यस धीरज, पूछो बेटा, व्हाट इज योर क्वेश्चन। एक मिनट ना, मैं थोड़ा सा। हेलो, ओके ओके धीरज, समझ में आ गया। चलो ठीक है, जीरो वर्क एंड नो वर्क का एग्जांपल क्या है आप ये पूछ रहे हो। देखो अभी देखो देखो, अगर मान लीजिए हमारे पास दो ऑब्जेक्ट हैं। एक मिनट। ठीक है, ये दो ऑब्जेक्ट है हमारे पास, इसे देते हैं ए और इसे देते हैं बी। ठीक है, इस पर हमने क्या किया, फोर्स अप्लाई किया इस डायरेक्शन में। ठीक है, और इसका कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ है। फोर्स तो अप्लाई किया है लेकिन डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ है, तो इसे कहेंगे हम जीरो वर्क। ठीक है, समझ लो, फोर्स अप्लाई किया है लेकिन डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ है, एक कंडीशन। दूसरी कंडीशन है, फोर्स हमने अप्लाई किया है और डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, वो क्या हो रहा है, परपेंडिकुलर हो रहा है टू द फोर्स, तो ये भी बन जाएगा हमारा जीरो वर्क। ये भी जीरो वर्क बन जाएगा। अभी नो वर्क का मतलब क्या है, ना यहाँ पर फोर्स है और ना ही यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट है। ना ही यहाँ पर फोर्स अप्लाइड हुआ है, ना भी यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट, दोनों ही चीजें यहाँ पर नहीं है। ठीक है, तो इसे कहेंगे हम नो वर्क। नो वर्क, इसे क्या कहेंगे हम, नो वर्क। यानी वहां पर फोर्स भी अप्लाइड नहीं किया हमने और ना ही डिस्प्लेसमेंट हुआ है किसी कारणवश। ठीक है, इसे कहेंगे हम नो वर्क। और जहां पर हमने फोर्स अप्लाइड किया है लेकिन डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ है। ठीक है, या फिर हमने फोर्स अप्लाई किया लेकिन डिस्प्लेसमेंट हुआ है, लेकिन परपेंडिकुलर टू द हुआ है फोर्स डायरेक्शन, फोर्स के डायरेक्शन को परपेंडिकुलर हुआ है, तो ये बन जाएगा हमारा जीरो वर्क। क्लियर है अभी। धीरज क्लियर है। ओके चलो चलो, आज हम यहाँ पर बात करने वाले, हमने देखा, हमने क्या क्या देखा, तो सबसे पहले देखा हमने पॉजिटिव वर्क क्या होता है। सुनो बताऊंगा, सारी चीजें बताऊंगा। पॉजिटिव वर्क क्या होता है, ठीक है, जिस डायरेक्शन में हम फोर्स लगा रहे हैं अगर उसी डायरेक्शन में अगर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तो इसे कहेंगे हम पॉजिटिव वर्क। ठीक है, पॉजिटिव वर्क कहेंगे। लेकिन मान लीजिए हम फोर्स लगा रहे हैं इस डायरेक्शन में, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में, तो इसे हम कहेंगे नेगेटिव वर्क। नेगेटिव वर्क पड़ा। ठीक है, मान लीजिए फोर्स और डिस्प्लेसमेंट ये दोनों चीजें एक दूसरे को क्या है, परपेंडिकुलर है, मतलब 90 के एंगल में है, इसे हम क्या कहेंगे, जीरो वर्क। ये चीजें आपने पढ़ी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होने वाला आपको पता चल गया। लेकिन लेकिन मान लीजिए ये हमारा ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ऐसा सरफेस पे एक रखा हुआ एक ऑब्जेक्ट है हमारा, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, इस ऑब्जेक्ट को इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं। इस डायरेक्शन में मैंने 100 न्यूटन का फोर्स लगाया। ठीक है, तो यहां पर अब क्या होगा, यहां पर इस 100 न्यूटन के फोर्स के वजह से यहां पर क्या होगा,
यहाँ पर दो तरीके की इफेक्ट हमें देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, सबसे पहला इफेक्ट होगा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। ठीक है, इस डायरेक्शन में इसे हम नाम देंगे F1, और एक हमें दिखेगा इस वर्टिकल डायरेक्शन में, इसे नाम देंगे हम F2। ठीक है, यानी यहाँ पर हमें फोर्स के दो कंपोनेंट निकालने होंगे। ठीक है, एक हॉरिजॉन्टल और दूसरा वर्टिकल, क्योंकि इस 100 न्यूटन का जो भी फोर्स है ना, इसके वजह से यहाँ पर हमें दो इफेक्ट देखने मिल सकते हैं। सुनो अब कैसे। अब सबसे पहले यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस तरीके से, लेकिन हमें क्या करना है, ऑब्जेक्ट तो इस डायरेक्शन में मूव करने वाला है ना। ये जो ऑब्जेक्ट आपको दिखाई दे रहा है ना, ये तो क्या करने वाला है, ये तो इस डायरेक्शन में मूव करने वाला है। ये ऊपर थोड़ा मूव करेगा, इस डायरेक्शन में मूव करेगा क्या, नहीं करेगा। वो तो हॉरिजॉन्टली मूव करेगा ना। अगर हम इस तरीके से खींचेंगे तो ऊपर थोड़ा चला जाएगा, नहीं जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, इस F1 यानी ये जो फोर्स है ना, इसे हमें कैलकुलेट करना है, इस F1 को कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसका एक बनाएंगे ट्रायंगल। ये बन गया हमारा ट्रायंगल बन गया। ठीक है, अगर ट्रायंगल की बात करें तो बेस क्या हो गया हमारा, F1 बेस हो गया। ठीक है, हाइपोटेनस ये साइड बन गया हमारे हाइपोटेनस। ठीक है, और हाइट ये बन गई, अलग अलग चीजें हो गई। तो हम यहाँ पर देखो किस तरह से उसे कैलकुलेट करते हैं F1 को। देखो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, वर्क डन को फाइंड आउट करना होगा। वर्क आपको पता है क्या होता है, F इंटू यस, ये होता है हमारा वर्क। पर हमें क्या करना है, इस F1 की वजह से जो भी वर्क डन हो रहा है ना, उसे फाइंड आउट करना है। क्योंकि इस ऑब्जेक्ट का मोशन इस डायरेक्शन में हो रहा है, तो इस F1 के वजह से ही हो रहा होगा ना। ये तो फोर्स हमारा यहाँ पर वेस्टेज जा रहा है ना, F2, तो इसे हम कैलकुलेट नहीं करेंगे, सिर्फ F1 को यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे। तो ध्यान दो अभी, तो सबसे पहले ध्यान दो कॉस थीटा होता क्या है, कॉस थीटा होता क्या है, सबसे पहले यहाँ पर समझो कॉस थीटा होता क्या है। कॉस थीटा होता है, कॉस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है ना, बेस अपॉन हाइपोटेनस कॉस होता है कि नहीं होता है, कॉस थीटा, बिल्कुल। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे बताओ बेस क्या है, यहाँ पर मुझे बेस क्या है, बेस कौन सा है, यहाँ पर देखो बेस कौन सा है, F1, बिल्कुल सही। ठीक है, ठीक है, बिल्कुल सही। अब मुझे बताओ हाइपोटेनस कौन सा है, ये वाला है ना हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस पर फोर्स कितना है, F है। ठीक है, तो चलो यहाँ पर अभी पुट करो इसे, हमने यहाँ पर पुट कर दिया। ठीक है, अब क्या करो, ये जो हमारा F है ना, इधर F क्या है, इधर हमारा डिनोमीटर में है। अगर ये इधर चला जाएगा तो मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा बनेगा F1 इक्वल टू F cos थीटा। क्या बनेगा, F cos थीटा। तो यहाँ पर हमने फोर्स को फाइंड आउट किया है, इस डायरेक्शन में जो भी फोर्स लग रहा है ना, वो बनेगा हमारा F cos थीटा। अब थीटा क्या है, ये एंगल है। ठीक है, हाइपोटेनस और इस बेस के बीच में जो भी एंगल होगा वो थीटा होगा। ठीक है, ये हो गया। अब चलो ये तो हो गया, अब हमने क्या किया, यहाँ पर फोर्स भी हमें पता चल गया है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट तो हमें पता ही है। तो अब यहाँ पर वर्क डन क्या होगा, सबसे पहले देखो वर्क डन होगा W इक्वल टू F cos थीटा इंटू यस, यहाँ पर देखो यस लिखा हुआ है ना, F cos थीटा। अभी देखो वर्क डन क्या होता है, F1, यहाँ पर F1 है। अभी F1 क्या है हमारा, F1 देखो यहाँ पर क्या है, F cos थीटा, पुट कर दो यहाँ पर F cos थीटा। ठीक है, और यहाँ पर देखो क्या है, डिस्प्लेसमेंट हमने उसमें मल्टीप्लाई कर दिया, यस। तो अब इसे इस तरह से भी लिख सकते हो, W इक्वल टू F इंटू यस इंटू कॉस थीटा, इस तरह से। तो इस तरीके से हम यहाँ पर जो भी वर्क डन हो रहा है इस F1 के जरिए, उसे हम यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हैं। समझ में नहीं आया नीलेश, चलो एक बार फिर से सुनो। ठीक है नीलेश, ओके सुदर्शन, एक बार देखो, सबसे पहले हमें एक चीज पता है कि देखो फोर्स क्या है, किसी एक डायरेक्ट, देखो फोर्स इस डायरेक्शन में है। ठीक है, लेकिन इस फोर्स की वजह से जो भी डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ना, वो इस डायरेक्शन में हो रहा है। ठीक है, ना ही ये सेम डायरेक्शन में है, ना ही परपेंडिकुलर है।
ठीक है, ये तो एंगल में है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट। अब क्या होगा देखो, अब इसका मतलब क्या है कि ये तो हो गया हमारा जो फोर्स हम लगा रहे हैं। मान लीजिए हम यहाँ पर 100 न्यूटन फोर्स लगा रहे हैं, तो यहाँ पर मुझे बताओ कि यहाँ पर भी 100 न्यूटन फोर्स लगेगा क्या? F1 ये है हमारा, ये भी 100 न्यूटन होगा क्या? नहीं होगा, नहीं होगा। कि हो सकता है ये 50 न्यूटन हो, ठीक है, और जो ऊपर है ये हमारा एक वर्टिकल कंपोनेंट, हो सकता है ये 50 न्यूटन हो, ठीक है, मान लो ऐसा हो सकता है। तो इस F1 कितना है, मान लीजिए 50 न्यूटन है, तो इस F1 की वजह से जो भी वर्क डन हो रहा है ना, ये हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है। इसके वजह से जो भी हो रहा है वो हमें कैलकुलेट नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पर देखो ऑब्जेक्ट तो हॉरिजॉन्टल मूव हो रहा है ना, ऑब्जेक्ट क्या हो रहा है, हॉरिजॉन्टल मूव हो रहा है ना वर्टिकल। तो हम क्या करेंगे, इस F1 कितना होगा ये हमें फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले देखो वर्क डन कितना होगा, वर्क डन होगा हमारा यहाँ पर W इक्वल टू F1 इंटू एस, यानी इस F1 के वजह से जो भी वर्क डन हो रहा है ना वो इतना है, F1 इंटू एस, इस F1 की वजह से, ठीक है, ये हो गए। अब एक चीज ध्यान में रखो कि हमें अगर मान लीजिए अगर हमने इसे एक ट्रायंगल की तरह अगर इस तरह ड्रॉ किया तो क्या होगा। तो हमारे पास एक चीज है, हमें क्या फाइंड आउट करना है यहाँ पर, तो हमें यहाँ पर F1 को फाइंड आउट करना है। तो मान लीजिए अगर हम लेते हैं कॉस थीटा, कॉस थीटा होता क्या है, बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है, पता है ना, बेस अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है। तो यहाँ पर देखो बेस हमें पता है क्या है, F है, हाइपोटेनस क्या है, F है, दोनों चीजें हमें मिल गई। अब कर दो पुट यहाँ पर F1 अपॉन F, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद क्या करो, यहाँ पर हमें क्या करना है, F1 फाइंड आउट करना है, F1 फाइंड आउट करना है ना, तो हम क्या करेंगे, इस F1 को यही रहने देंगे। यहाँ पर जो F दिखाई दे रहा है आपको, जो कि डिनोमीटर में है, ये इधर चला जाएगा तो क्या होगा, क्या होगा, मल्टीप्लीकेशन में चला जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ पर होगा हमारा यह कॉस थीटा। हाँ कॉस्ट, हम क्या कर रहे हैं, ये कंपोनेंट फाइंड आउट कर रहे हैं ना, हॉरिजॉन्टल फाइंड आउट कर रहे हैं ना, ठीक है, क्या कर रहे हैं, हॉरिजॉन्टल फाइंड आउट कर रहे हैं। तो हॉरिजॉन्टल फाइंड आउट करना होगा तो क्या करना होगा, यहाँ पर देखो बेस है ना, बेस, ठीक है, बेस है ना यहाँ पर, तो बेस फाइंड आउट कर सकते हैं। और मान लीजिए आप इसे ये भी फोर्स फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। हमें हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट फाइंड आउट करना है ना, वर्टिकल नहीं, वर्टिकल करना होगा तो दूसरा। बहुत बढ़िया, ठीक है, यही चीज है। हाँ एमसीक्यू लेंगे बेटा बाद में, ठीक है, एमसीक्यू बाद में लेंगे हम, ठीक है, एमसीक्यू बाद में लेंगे। देखो अभी उसके बाद क्या करेंगे, हमें यहाँ पर फोर्स मिल गया, F1 मिल गया, तो वर्क डन तो हमें पता है, वर्क डन क्या है, F1 इंटू एस, क्योंकि इस F1 के वजह से जो भी वर्क डन हो रहा है ना वो हमें कैलकुलेट करना है, इस F1 के वजह से जो भी हो रहा है वो। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, W इक्वल टू F1 इंटू एस। तो यहाँ पर क्या कर दो, F1 क्या है, यहाँ पर हमारे पास F cos थीटा है, तो पुट कर दो F cos थीटा इनटू डिस्प्लेसमेंट ऐड कर दो, ये बन जाएगा हमारा वर्क डन। यहाँ पर यानी किसी भी एंगल में अगर फोर्स लग रहा हो, ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस तरीके से उसका वर्क डन फाइंड आउट कर सकते हैं। ये क्लियर है सभी को, एक बार मुझे बता दो। चलो और एक थोड़ा सा चीज यहाँ पर बाकी है, ठीक है, अगर थीटा अगर जीरो होगा, ठीक है, थीटा अगर जीरो होगा तो कॉस थीटा क्या होगा, यहाँ पर 1 होगा, ठीक है, थीटा अगर जीरो होगा तो कॉस थीटा क्या होगा, यहाँ पर 1 होगा, ठीक है। इसके लिए क्या करो, आप जो ज्योमेट्री चार्ट होता है ना उसे देख लो एक बार, ज्योमेट्री चार्ट होता है ना, ट्रिगोमेट्री, ठीक है, उसे एक बार देख लो, सारी चीज आपको समझ में आ जाएगी, ठीक है, ठीक है। अगर cos थीटा 1 है तो इसका मतलब क्या है, जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो इसका मतलब थीटा क्या होगा, जीरो होगा। थीटा अगर जीरो होगा तो वर्क क्या होगा, पॉजिटिव वर्क होगा, क्लियर है। उसके बाद देखो थीटा अगर 90 होगा तो, थीटा अगर 90 होगा तो cos थीटा क्या होगा, जीरो होगा, cos थीटा क्या होगा, जीरो होगा, cos थीटा जीरो होगा तो यहाँ पर वर्क डन क्या बनेगा, जीरो बनेगा, तो वर्क डन हमारा जीरो बन गया। दूसरी चीज, अगर cos थीटा, सॉरी यहाँ पर थीटा अगर 180 हो, थीटा अगर 180 हो तो cos थीटा हमारा बन जाएगा -1, ठीक है, तो वर्क डन हमारा क्या बन जाएगा, माइनस एफ इंटू एस, यानी नेगेटिव वर्क बन जाएगा।
ठीक है, चलो ये बस इतनी चीजें आपको ध्यान में रखो। ठीक है, अगर इस पर कोई ऑब्जेक्टिव आ गया तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, आसान चीजें हैं, डोंट वरी। चलो अब हम बात करेंगे यहाँ पर एनर्जी के बारे में। एनर्जी आपने सबने नाम सुना है एनर्जी का। हर्षवर्धन क्या कह रहे हो? हर्षवर्धन क्या कह रहे हो? नाइन्थ का है ना, टेंथ का थोड़ा है, क्या बात कर रहे हो? ओके चलो, देखो अभी यहाँ पर। ठीक है चलो। ठीक है चलो, देखो अभी। अब बात करेंगे हम एनर्जी के बारे में। द कैपेसिटी ऑफ अ बॉडी टू परफॉर्म वर्क इज कॉल्ड इट्स एनर्जी। यानी किसी भी बॉडी की, ठीक है, किसी भी बॉडी की वर्क करने की जो भी कैपेसिटी होती है ना, वर्क करने की कैपेसिटी, उसे हम कहते हैं एनर्जी। उसे क्या कहते हैं हम? एनर्जी। ठीक है, वर्क करने की कैपेसिटी का मतलब क्या है? ठीक है, मान लीजिए एक आदमी 2 दिन से भूखा है और इसे आप कहेंगे कि जा 2 किलोमीटर दौड़ के आ, तो दौड़ पाएगा क्या? नहीं, क्योंकि इसकी कैपेसिटी नहीं है, क्योंकि इसने खाना नहीं खाया, मतलब इसके पास एनर्जी नहीं है, फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, ये हो गया। अगर मान लीजिए एक आदमी है जिसने खाना भी अच्छी तरीके से खाया है, पानी भी अच्छी तरीके से पिया है, आप इसे कहोगे जाओ बेटा 2 किलोमीटर दौड़ के आओ, तो ये क्या करेगा? जा सकता है। ठीक है, हो सकता है कि 2 किलोमीटर दौड़ के आ जाए, क्योंकि इसके पास क्या है? एनर्जी है, कैपेसिटी है। और एक कैपेसिटी कहाँ से मिलती है? हमें एनर्जी से मिलती है। इन सिंपल लैंग्वेज हम कह सकते हैं द कैपेसिटी ऑफ बॉडी टू परफॉर्म द वर्क इज कॉल्ड द एनर्जी। इतना ही आप ध्यान में रखो। अभी एनर्जी का यूनिट क्या होता है? एनर्जी का यूनिट क्या होता है? तो एनर्जी का यहाँ पर हमें यूनिट दिया हुआ है जूल। क्या दिया हुआ है? जूल। और अर्ग, ये है हमारा सीजीएस। ठीक है, ये है हमारा एसआई यूनिट और ये है हमारा सीजीएस यूनिट। दोनों भी आप यहाँ पर ध्यान में रखो। चलो अब एनर्जी की बात कर रहे हो कि यहाँ पर हमने अलग अलग फॉर्म ऑफ द एनर्जी देखी है। हमने मैकेनिकल एनर्जी आपने देखी है, हीट एनर्जी देखी है, लाइट एनर्जी आपने देखी है, साउंड एनर्जी आपको पता है। ठीक है, प्रांजल, ओके। ओके, जूल क्या है? एक जूल हमारा एक एसआई यूनिट है। ठीक है, एसआई यूनिट। और जो अर्ग है ये हमारा सीजीएस यूनिट है। क्या है? सीजीएस यूनिट है। या दोनों, दोनों ही एनर्जी के यूनिट है, लेकिन एक होता है एसआई में और दूसरा होता है सीजीएस में। ठीक है, ये क्लियर है? देखो सीजीएस का मतलब क्या होता है, इसमें हम क्या करते हैं? सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड यूज करते हैं। ठीक है, अगर ऐसा यूनिट की अगर बात करें हम, ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं हम? देखो यहाँ पर हम यूज करते हैं मीटर, ठीक है, किलोग्राम, सेकंड, इस तरीके से। ठीक है, समझो अभी। ठीक है, अभी देखो आपने अलग अलग एनर्जी देखी होगी। मैकेनिकल एनर्जी आपने देखी है, केमिकल एनर्जी आपने देखी है। ठीक है, उसके बाद आपने साउंड एनर्जी आपको पता है, सारी चीजें आपने देखी हुई है। ठीक है, तो ये हो गई हमारी एनर्जी। लेकिन यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं? मैकेनिकल एनर्जी के बारे में हम स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, अब मैकेनिकल एनर्जी के होते हैं दो टाइप। एक होता है पोटेंशियल एनर्जी और दूसरी होती है काइनेटिक एनर्जी। बिल्कुल, सोलर एनर्जी भी समझ में आ गया। एक होती है पोटेंशियल एनर्जी और दूसरी होती है काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, सुदर्शन ने कहा है 1 जूल इक्वल टू 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर। हाँ, हमने कल ही बात की थी ना। ठीक है, चलो हमने कहा था ना, ठीक है, वर्क और एनर्जी का यूनिट क्या होता है? सेम होता है ना, वर्क और एनर्जी का होता है कि नहीं? हमने कल ही पढ़ा है ना, जूल के बारे में, अर्क के बारे में कल ही पढ़ा है हमने। ओके चलो, चलो अब बात करेंगे काइनेटिक एनर्जी के बारे में। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी इज इन द मोशन और एनर्जी ऑफ अ मूविंग बॉडी। यानी कोई भी बॉडी अगर मूविंग कंडीशन में हो, अगर मूव कर रही हो, तो उसके पास होगी काइनेटिक एनर्जी। क्या होगी? काइनेटिक। कोई भी बॉडी अगर मूव कर रही है, मूवमेंट हो रही है उसमें अगर कुछ, तो वहां पर होगी काइनेटिक एनर्जी। अभी काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है? तो
काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला है हाफ इनटू mv स्क्वायर। इसके जरिए हम क्या कर सकते हैं, उस बॉडी की काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट कर सकते हैं। m स्टैंड फॉर द मास एंड v स्टैंड फॉर द वेलोसिटी ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। देन हियर द m इज द मास ऑफ द बॉडी एंड v इज द वेलोसिटी ऑफ दैट बॉडी। ठीक है, दिस इंप्लाइज काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ द बॉडी। यानी जो भी काइनेटिक एनर्जी है ना, ये क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ द बॉडी है। यानी जितना ज्यादा मास होगा उतना ही ज्यादा क्या होगा, वहां पर काइनेटिक एनर्जी होगी। ठीक है, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है फार्मूला में। ठीक है, द काइनेटिक एनर्जी विल बिकम अ 2 टाइम्स इट्स इनिशियल वैल्यू विद द मास ऑफ द बॉडी इज डबल। अब देखो क्या होगा, अगर हमने मास को अगर डबल कर दिया तो क्या होगा, जो काइनेटिक एनर्जी है ना, ये डबल हो जाएगी। मास अगर हम जितना बढ़ाएंगे उतनी ही क्या बढ़ेगी, वहां पर काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। इसलिए हमने कहा है कि जो भी काइनेटिक एनर्जी है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास है। यानी जितना ज्यादा मास होगा उतना ही ज्यादा क्या होगा, वहां पर काइनेटिक एनर्जी होगी। ठीक है, इस चीज को आप ध्यान में रखो। अब हम बात करेंगे यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। ठीक है, अब पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, अगर कोई बॉडी अगर किसी स्पेसिफिक पोजीशन में है या फिर स्पेसिफिक स्टेट में है, स्पेसिफिक पोजीशन और स्पेसिफिक स्टेट में है, तो तब उसके पास, हाय तनिष, वेलकम टू द नून एकेडमी। स्वागत है आपका नून एकेडमी में, और हर रोज आपको आना है 6 बजे। ठीक है, नून एकेडमी पर। तनिष, ओके, चलो। ओके, देखो अब पोटेंशियल एनर्जी की हम बात करेंगे यहाँ पर, पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। द एनर्जी स्टोर्ड इन अ बॉडी बिकॉज ऑफ इट्स स्पेसिफिक स्टेट और पोजीशन इज कॉल्ड इट्स पोटेंशियल एनर्जी। यानी स्पेसिफिक स्टेट की वजह से या फिर पोजीशन की वजह से जो भी एनर्जी होती है बॉडी में, उसे हम कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, अब पोटेंशियल एनर्जी का भी यूनिट वही होने वाला है, क्योंकि ये एनर्जी है, जूल या फिर अर्क, यूनिट तो वही होने वाला है। अब इसको कैलकुलेट किस तरह से करते हैं, देखो यहाँ पर mgh इस फार्मूले से इसे कैलकुलेट करते हैं। m स्टैंड फॉर द मास, g स्मॉल g स्टैंड फॉर द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड s स्टैंड फॉर द हाइट फ्रॉम द ग्राउंड। यानी जमीन से उसकी हाइट कितनी है इस पर डिपेंड करती है हमारी काइनेटिक एनर्जी। अर्क का मतलब क्या है, अर्क का मतलब क्या है, हमने अभी बताया था ना, सीजीएस यूनिट है, सीजीएस यूनिट है ना अर्ग। ठीक है, देखा था ना, डाइन इंटू सेंटीमीटर, डाइन इंटू सेंटीमीटर देखा था ना हमने। यानी जब हम एक डाइनो फोर्स लगाएंगे, ठीक है, जब हम एक डाइनो फोर्स लगाएंगे तो ऑब्जेक्ट अगर 1 सेंटीमीटर अगर दूर चला गया, ठीक है, तो इसे क्या कहेंगे हम, 1 अर्ग कहेंगे। डाइन से एक यूनिट है, ये एक सीजीएस यूनिट है फोर्स को मेजर करने का, फोर्स को मेजर करने का एक यूनिट है। जिस तरह से हम न्यूटन यूज करते हैं ना, ठीक है, 10 न्यूटन, 20 न्यूटन, उसी तरीके से हम क्या करते हैं सीजीएस में, सीजीएस में क्या करते हैं, डाइन का यूज करते हैं। ठीक है, यूनिट है वो एक फोर्स को मेजर करने का। ठीक है, समझ में आ गया। हाँ, 1 अर्ग, 1 अर्ग देखो, 1 अर्ग कब होगा, जब हम एक डाइन फोर्स लगाएंगे और उसका डिस्प्लेसमेंट 1 सेंटीमीटर होगा, तब क्या होगा, 1 अर्ग होगा वहां पर। ठीक है, सुनो अभी देखो, हम पोटेंशियल एनर्जी को किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं, mgh के जरिए। ठीक है, चलो नेक्स्ट स्लाइड पर चलो। अब यहां पर हम बात करेंगे एनर्जी के बारे में। अब देखो यहां पर देखो, एक गर्ल है, ठीक है, वो कुछ हाइट पर है, मान लीजिए जमीन से ये 20 मीटर ऊपर है। ठीक है, तो अब मुझे बताओ 20 है, 20 30 जो भी होगा। ठीक है, अब मान लीजिए एच मीन साइज, बिल्कुल, तो मान लीजिए अब मुझे बताओ इसके पास जो एनर्जी होगी, इस बॉल के पास जो एनर्जी होगी इतने हाइट पर, हाइट देखो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस बॉल की हाइट लेंगे, नॉट दैट गर्ल्स, ठीक है, इसकी हाइट लेंगे बॉल की। तो मान लीजिए ये हमारे 20 मीटर है, तो मुझे बताओ इस बॉल के पास जो भी एनर्जी होगी वो कौन सी एनर्जी होगी, कौन सी एनर्जी होगी, मास देखो, मास यहाँ पर है,
मास होगा, मान लीजिए कुछ है, ठीक है, मास को ध्यान मत दो यहाँ पर। हाँ बिल्कुल, यहाँ पर देखो, ये जो ऑब्जेक्ट है ना, कुछ हाइट पर है, कुछ पोजीशन पर है, कुछ स्टेट पर है, तो इसके पास होगी पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, इतना ध्यान रखो। अब चलो, अब क्या होगा कि इस बॉल को, ये जो बॉल है ना, फेंक देगी, बॉल यहाँ से नीचे की तरफ आ जाएगा। तो अब क्या होगा, अब मुझे बताओ कि ये बॉल ऊपर से नीचे की तरफ आएगा, तो क्या उसकी एनर्जी चेंज होगी कि नहीं होगी? चेंज होगी कि नहीं होगी? होगी। तो कौन से एनर्जी में चेंज होगी? तो कौन से एनर्जी में चेंज होगी मुझे बताओ? काइनेटिक एनर्जी में, बिल्कुल। देखो, जब जब ये ऑब्जेक्ट, ठीक है, यहां पर था, तो मतलब क्या था, रेस्ट में था, मान सकते रेस्ट में था, तब उसके पास पोटेंशियल एनर्जी थी, सही है। जब हमने इस बॉल को ऊपर से छोड़ दिया और बॉल नीचे की तरफ आ रहा था, तो ये जो पोटेंशियल एनर्जी है ना, क्या हो रही थी, ये ट्रांसफॉर्म हो रही थी, कन्वर्ट हो रही थी काइनेटिक एनर्जी में। क्या हो रही थी, ट्रांसफॉर्म हो रही थी काइनेटिक एनर्जी में। अब मुझे बताओ कि यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी है, तो यहाँ पर क्या काइनेटिक एनर्जी भी होगी क्या? फर्स्ट इमेज में देखो, यहाँ पर क्या काइनेटिक एनर्जी भी होगी क्या? नहीं होगी। तो यहाँ पर जो फर्स्ट इमेज में टोटल एनर्जी किसके बराबर होगी? फर्स्ट इमेज में टोटल एनर्जी किसके बराबर होगी? फर्स्ट इमेज में टोटल एनर्जी किसके बराबर होगी? पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगी ना, mgh के बराबर, सही है। तो अब देखो, बॉल ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, तो यही टोटल एनर्जी मतलब पोटेंशियल एनर्जी, ये ट्रांसफॉर्म हो रही है काइनेटिक एनर्जी में। चेंज हो रही है कि नहीं हो रही है? बिल्कुल। तो इससे हमें एक चीज समझ में आता है, कौन सी चीज? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी समझ में आती है ना, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी समझ में आ रहा है कि नहीं? तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या है? क्या है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कोई मुझे बताएगा? यस विशाल, गो अहेड, टेल मी द व्हाट इज द एनर्जी कैनॉट बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, वेरी गुड, यही है। एनर्जी कैनॉट बी क्रिएटेड और नॉट बी डिस्ट्रॉयड, इट ओनली ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू द अनदर फॉर्म, यही है। तो देखो यहाँ पर हम क्या कह रहे हैं कि एनर्जी को ना क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है, ना ही उसे डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, सिर्फ क्या कर सकते हैं, उसे एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, यही हमने पढ़ा पढ़ा है ना। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या हो रहा है, देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, जो पोटेंशियल एनर्जी है ना, वो कन्वर्ट हो रही है काइनेटिक एनर्जी में। आप अगर ध्यान से देखोगे, तो यहाँ पर ना इस बॉल को हम कोई एनर्जी दे रहे हैं, ना इससे कोई एनर्जी निकाल रहे हैं, ना ही एनर्जी यहाँ पर क्रिएट हो रही है, ना डिस्ट्रॉय हो रही है। यहाँ पर सिर्फ एक ही चीज हो रही है, दैट इज द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द एनर्जी, ठीक है। ओके विशाल, आई विल गिव यू चांस टू स्पीक। हेलो। हाँ सर, मुझे एक डाउट है। हेलो विशाल। वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी समझा नहीं। नहीं आ रही, एक मिनट, मैं मोबाइल थोड़ा सा लगा लो। सर मुझे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी समझ नहीं आ रही। ठीक है ठीक है, देखो, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हमें क्या बताती है, सबसे पहले सुनो अभी, ठीक है। लॉ ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी देखो क्या बताती है, कि कंजर्वेशन का मतलब क्या होता है, कंजर्वेशन का मतलब होता है कांस्टेंट। सबसे पहले सुनो, कंजर्वेशन का मतलब क्या होता है, कांस्टेंट, न चेंज होने वाला, जो चीज चेंज नहीं होती है उसे हम कंजर्वेशन कह सकते हैं। अभी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में क्या कहा गया है, जो भी टोटल एनर्जी होगी ना, टोटल एनर्जी हमेशा कांस्टेंट रहने वाली है, ठीक है, टोटल एनर्जी हमेशा ही कांस्टेंट रहने वाली है। ऐसा क्यों, टोटल एनर्जी हमेशा कांस्टेंट ही क्यों रहने वाली है? इसके पीछे एक रीजन है, कि हमें यह बताया गया है कि जो एनर्जी है ना उसे हम क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है, ना ही उसे हम क्या कर सकते हैं, डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। उसे क्रिएट भी नहीं कर सकते और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, सिर्फ एनर्जी को हम क्या कर सकते हैं, ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं वन फॉर्म टू द अनदर फॉर्म, ठीक है, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में उसे हम सिर्फ कन्वर्ट कर सकते हैं। हर्षवर्धन, क्लास 10 का बैच चालू है ना, 8
8 बजे हैं, ठीक है, बिल्कुल। हाँ हाँ, देखो एनर्जी को ना हम क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, सिर्फ उसे हम क्या, हाँ बैच क्या, न्यू बैच क्या, न्यू बैच एग्जाम होने के बाद स्टार्ट होगा शायद, एग्जाम होने के बाद, ठीक है, क्लास 10 के जब एग्जाम होगी ना तब न्यू बैच स्टार्ट होगा समर का, शायद मुझे लगता है, ऐसा लगता है मुझे, ठीक है ना, डेट तो मुझे नहीं पता, ठीक है, ये तो अभी तक डेट नहीं आई है, ठीक है, जब डेट आ जाएगी तो मैं आपको अनाउंस कर दूंगा, बता दूंगा, ठीक है। चलो, तो यहाँ पर देखो एनर्जी को सबसे पहले क्या क्या ध्यान में रखना है, एनर्जी ना क्रिएट हो सकती है ना डिस्ट्रॉय हो सकती है, सिर्फ ट्रांसफॉर्म हो सकती है एक, हाँ नहीं अभी तो पता नहीं है ना, 20 के बाद होगी कभी होगी पता नहीं सकता ना, अभी तो नहीं बता सकता, ठीक है, अभी तो चालू है ना, तो नई बैच तो मुझे लगता है समर में होगी कि नहीं होगी हम नहीं, नहीं बता सकता, बाद में पता चलेगा, ठीक है, बाद में मैं आपको बता दूंगा। प्रशांत सर ने बोले क्या, ओके ठीक है, अभी तक तो नहीं ठीक है, नहीं अभी तक मुझे पता नहीं है, ठीक है, मुझे किसी ने भी कहा नहीं है अभी तक, ठीक है, तो मैं नहीं कह सकता, अगर मुझे किसी ने बता दिया होता तो मैं आपको जरूर बता देता, उसके बारे में मुझे कोई पता नहीं है, ठीक है, ठीक है, या देखो अभी सबसे पहले लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में क्या होता है, टोटल एनर्जी कांस्टेंट होती है, क्यों कांस्टेंट होती है, बिकॉज एनर्जी कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय, ठीक है, इट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू द अनदर फॉर्म, इतनी चीज आपको यहाँ पर ध्यान में रखनी है, आसान है, ठीक है, क्लियर है। ओके चलो, देखो अभी एनर्जी ऑफ, फॉर्म ऑफ एनर्जी देखो, अब यहाँ पर हम क्या करने वाले, देखो एनर्जी को हम क्रिएट नहीं कर सकते, क्रिएट कैसे करोगे, एनर्जी को सिर्फ हम क्या कर सकते, ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, मान लीजिए इलेक्ट्रिसिटी है, इलेक्ट्रिसिटी को आप क्रिएट नहीं कर सकते, ये ट्रांसफॉर्म हुई है, ठीक है, मान लीजिए आपने अगर कोयला से अगर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की है तो क्या होगा, वो ट्रांसफॉर्मेशन होगा, ठीक है, कोयला में होगा केमिकल एनर्जी, वो ट्रांसफॉर्म होगी हीट एनर्जी में, हीट एनर्जी से हम स्टीम एनर्जी बनेंगे, स्टीम से हम मैकेनिकल एनर्जी बनेंगे, मैकेनिकल एनर्जी से हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनेंगे, सिर्फ हम क्या कर सकते हैं, उसे ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, ऐसा लॉ है और ऐसी ही चीजें हो रही है, ठीक है। हाँ सुनो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अब आप मानोगे कि केमिकल एनर्जी कहाँ से आई, जो कोयला होता है ना उसमें केमिकल एनर्जी कहाँ से आई, जो केमिकल देखो जो कोयला होता है ना ये होता है हमारा फोसाइल फ्यूल, फोसाइल होता है, आपको पता है ना फोसाइल फ्यूल, ठीक है, जो जमीन के अंदर होता है, फोसाइल कहते हैं ना उसे हम, बिल्कुल नेचुरल, तो देखो ये बना है ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक मैटर से, ऑर्गेनिक मैटर से ये कोयला बना है। अभी आप कहोगे ऑर्गेनिक मैटर क्या है, ऑर्गेनिक मैटर का मतलब होता है जो भी जीवित चीजें होती है, ठीक है, बिल्कुल सोलर है, देखो वहां पर हम क्या कर रहे हैं, उस लाइट एनर्जी को कन्वर्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, कन्वर्ट कर रहे हैं ना, तो वहां पर कन्वर्ट कर रहे हैं, क्रिएट थोड़ी हो रही है, ठीक है। अब ऑर्गेनिक मैटर का मतलब क्या होता है, कार्बन, ऑर्गेनिक मैटर का मतलब कार्बन ऑर्गेनिक है, ठीक है, अब ये कहां से बनता है, ठीक है, अब सबसे पहले सुनो, जो भी डेड एनिमल थे, प्लांट थे, वो जमीन के अंदर जो डेड एनिमल थे, ठीक है, जो प्लांट थे, ये जमीन के अंदर हाई प्रेशर में दब गए, हाई प्रेशर के साथ ये दब गए, और दबने के बाद क्या हो गए, ये फोसाइल में क्रिएट हो गए, वो क्या हो गए, कन्वर्ट हो गए फोसाइल में, उसमें कार्बन डिपॉजिट हो गया, और जो कार्बन होता है ना, आप कार्बन की बात कर रहे हो ना, ये कार्बन हमेशा ही ऑर्गेनिक मैटर में ही पाया जाता है, यानी जो सजीव होते हैं ना, जीव होते हैं ना, उसमें ही कार्बन पाया जाता है हमेशा, ठीक है, हमेशा कार्बन उसी चीजों में पाया जाता है जो किसी जीवित चीज से रिलेटेड हो, बिल्कुल बिल्कुल। तो देखो जो मैकेनिकल एनर्जी होती है इसकी हमने दो टाइप की बात की यहाँ पर, पोटेंशियल पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के बारे में हमने यहाँ पर बात किया, हीट एनर्जी के बारे में हमने यहाँ पर बात किया, लाइट एनर्जी, केमिकल एनर्जी, साउंड एनर्जी, मैग्नेटिक एनर्जी, तो ये सारी चीजें क्या है, बिल्कुल, त्रिदेव, ओके, पूछो त्रिदेव क्या क्वेश्चन है बेटा।
हेलो। हेलो है सर। हाँ बोलो। सर मैं इस सेशन में न्यू हूँ, तो क्या आप बता सकते हो क्या कि न्यू बैच कब चालू होगा 9th का? और 9 का आप किस क्लास में हो अभी? अभी मीन्स 9th में जाऊंगा। 9 में जाओगा मतलब आपको 10 का क्लास चाहिए ना, न्यू बैच? नहीं, अभी 8th में हूँ, 9th में जाऊंगा। ठीक है ठीक है, अभी नया नया बैच तो मैं नहीं कह सकता। अभी तक मैं मुझे कुछ पता नहीं है कि कब चालू होगा, या मुझे कोई इन्फॉर्मेशन अभी तक नहीं आई है। ठीक है, आने के बाद मैं आपको अपडेट कर दूंगा। सर हम रिकॉर्डेड वीडियो कहाँ देख सकते हैं? आपको क्या करना है, जब ऐप ओपन करने के बाद आपको लर्न सेक्शन में जाना है। लर्न सेक्शन होता है ना, एक फील्ड सेक्शन होता है, दूसरा लर्न सेक्शन होता है। यस सर। हाँ, लर्न सेक्शन में जाओ, वहां पर क्लिक करो। वहां पर आपको करिकुलम दिखाई देगा, चैप्टर दिखाई देगा, उस पर क्लिक करो, आपको सारी चीजें मिल जाएंगे वहां पर। ओके सर। ठीक। थैंक यू सर। ठीक है, चलो। तो ये थे हमारी फॉर्म ऑफ द एनर्जी। चलो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन फाइंड आउट करते हैं। काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन सबसे आसान है, देखते हैं कि किस तरह से हम इसे फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, चलो सबसे पहले मुझे बताओ, काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट करने से पहले मुझे बताओ कि वर्क डन क्या होता है। वर्क डन एनर्जी के बराबर होता है, समझ में आ गया ना? वर्क डन क्या होता है, एनर्जी के बराबर होता है। इतनी चीज आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, जितना वर्क डन हुआ है उतनी एनर्जी वहां पर होती है। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। अब सबसे पहले देखो, जब हम वर्क डन की बात करते हैं तो वहां पर हमें फर्स्ट फोर्स पता होना चाहिए, और फोर्स के साथ हमें डिस्प्लेसमेंट पता होना चाहिए, तभी तो हम एनर्जी को कैलकुलेट कर सकते हैं ना। ठीक है, फोर्स पता होगा और डिस्प्लेसमेंट पता होगा, तभी तो हम एनर्जी को कैलकुलेट कर सकते हैं ना। एनर्जी का मतलब क्या होता है, वर्क। देखो आप, सबसे पहले हमें क्या करना होगा, फोर्स को फाइंड आउट करना होगा, और यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट को फाइंड आउट करना होगा। चलिए, फोर्स क्या होता है सबसे पहले देख लेते हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, सबसे पहले फोर्स आपको पता है, फोर्स क्या है एक बार मुझे बताओ। बिल्कुल, फोर्स आपको पता है, F इक्वल टू एम into A, अकॉर्डिंग टू द न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। हमने देखा है जो फोर्स किसके बराबर होता है, एम इंटू ए के बराबर होता है। ठीक है, ये हो गए, फोर्स हमें पता चल गया। अब हमें यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करना है ना, तो चलो, अगर डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करना है, ठीक है, तो अब यहाँ पर एक काम करो। ठीक है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, अब डिस्प्लेसमेंट के लिए एक काम करो। ठीक है, तो यहाँ पर न्यूटन सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, न्यूटन का सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, कोई मुझे बताएगा क्या? वो है हमारा यस इक्वल टू यू टी क्योंकि इसके जरिए हम क्या कर सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? अब मान लीजिए ऑब्जेक्ट यहां पर था। ठीक है, यहां पर था, तो इसका मतलब इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी, ऑब्जेक्ट अगर इनिशियली रेस्ट में था तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, यू क्या होगा इसका, चलो बताओ। इनिशियल वेलोसिटी जीरो बन जाएगी। तो क्या करो, इस इनिशियल वेलोसिटी को पुट कर दो इस इक्वेशन में, पुट कर दो तो क्या होगा, देखो, यस इक्वल टू यू टी। यूटी क्या बन जाएगा, ये दोनों ही टर्म जीरो बन जाएंगे अगर इनिशियल वेलोसिटी आपका जीरो लेंगे। जीरो प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर हो गया है हमारा, पता चल गया ना। तो ये तो जीरो है, तो हमारा यस इक्वल टू क्या बन जाएगा, यस इक्वल टू बन जाएगा हाफ ए टी स्क्वेयर। बन जाएगा ना, बन जाएगा ही नहीं बन जाएगा, यस बन जाएगा। अब एक काम करो, अब एक काम करो, इस डिस्प्लेसमेंट को अभी पुट करो इस वर्क डन में। वर्क डन हमारे पास क्या है, एफ इंटू यस, हमें फोर्स पता है और डिस्प्लेसमेंट भी पता है। चलो इस इक्वेशन में पुट करो, इस इक्वेशन वन में पुट करने के बाद क्या आएगा, देखो, W इक्वल टू फोर्स क्या है यहाँ पर, एम इंटू, ठीक है, इंटू हाफ
80 स्क्वायर आ गए ना। तो देखो अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, यहाँ पर देखो यहाँ पर ए है और यहाँ पर भी ए है, दोनों ए मल्टीप्लीकेशन है, तो इसका मतलब हम इसका स्क्वायर कर सकते हैं क्या, तो कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं हाफ, आगे लेके आओ, यम इन ब्रैकेट ए टी ब्रैकेट स्क्वायर, इस तरह से लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, ये समझ में आ गया क्या मुझे बताओ। ठीक है, हाँ एक बार देखो, सबसे पहले हमें क्या करना है, एक्सप्रेशन फॉर द काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट करना है, उसके लिए हमें, ठीक है, ओके ठीक है रिपीट कर रहा हूं, ध्यान दो। अभी अभी एनर्जी किसके बराबर होती है, एनर्जी बराबर होती है वर्क डन के बराबर, एनर्जी किसके बराबर होती है, वर्क डन के बराबर, इतना समझ लो। ठीक है, अब देखो वर्क डन हमें पता है एफ इंटू यस, सबसे पहले फोर्स को फाइंड आउट करो, फोर्स क्या होता है, यम इंटू ए, सबको पता है फोर्स क्या होता है, यम इंटू ए। पेज नंबर निकालो 23, पेज नंबर 23 निकालो। ठीक है, अभी देखो फोर्स क्या होता है, यम इंटू ए, सबको पता है। अब हमें क्या करना है, फोर्स तो पता चल गया, अब हमें यहाँ पर यस मतलब डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करना है। अब डिस्प्लेसमेंट अगर फाइंड आउट करना होगा तो हमें इक्वेशन ऑफ मोशन का कोई भी एक इक्वेशन लेना होगा, लेंगे हम सेकंड वाला, क्योंकि इसके जरिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पर हमारा सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, वो है ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर अगर हमने इनिशियल वेलोसिटी अगर जीरो ले ली, मतलब इस u अगर जीरो ले लिया तो t भी जीरो बन जाएगा, क्योंकि दोनों चीजें यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन में है, तो मैंने ले लिया जीरो। तो हमारा डिस्प्लेसमेंट क्या बन जाएगा, यस इक्वल टू जीरो प्लस हाफ एटी स्क्वायर। ठीक है, ये बन गया। अब जीरो को निकाल दो, जीरो को कोई काम नहीं है यहाँ पर, तो हमारा डिस्प्लेसमेंट बन जाएगा हाफ एटी स्क्वायर। तो हमें यहाँ पर देखो फोर्स भी मिल गया, डिस्प्लेसमेंट भी मिल गया। तो आप क्या करो, इस दोनों को इस इक्वेशन वन में पुट कर दो, वर्क डन के, वर्क डन देखो पुट करो, सबसे पहले फोर्स क्या है, यम इंटू ए, यहाँ पर लिख दो यम इंटू ए, इनटू अब लिख दो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट हाफ एटी स्क्वायर। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी ए है, यहाँ पर भी ए है। ठीक है, तो इन दोनों का स्क्वायर हो सकता है बिल्कुल, और यहाँ पर टी का स्क्वायर तो ऑलरेडी है, तो इसका मतलब इन दोनों का हम ब्रैकेट में ले सकते हैं और उसका स्क्वायर कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने ले लिया हाफ यम इन ब्रैकेट एटी ब्रैकेट स्क्वायर, तो ये बन गया हमारा यहाँ पर वर्क डन। वर्क डन आ गया ना इसके बराबर, क्लियर है अभी। ठीक है, चलो ये हो गया। अब देखो यहाँ पर हमारे पास क्या बना, अभी देखो यहाँ पर हमारे पास बना है वर्क डन इज इक्वल टू हाफ यम इन ब्रैकेट 80 स्क्वायर, ये बन गया ना हमारा। तो अब मुझे बताओ कि यहाँ पर 80 स्क्वायर है, हमें तो क्या चाहिए, यहाँ पर वेलोसिटी चाहिए, तो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला तो ये है हाफ एम वी स्क्वायर, ये है ना। ठीक है, तो आप यहाँ पर v किस तरह से ला सकते हैं, तो इसके लिए आप क्या करो, जो हमारा फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है ना उसे ले लो। स्क्रीनशॉट लेना है क्या, ठीक है ले लो बेटा जल्दी से। ठीक है, चलो बताता हूँ, बताओ सारी चीजें बताओ, डोंट वरी। तो ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जो हमारा इक्वेशन क्या था, वो था हमारा v इक्वल टू यू प्लस एटी, यहाँ पर 80 है, यहाँ पर 80 है, इसलिए हमें पहला इक्वेशन यूज करना होगा। अब देखो इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, कितनी है, जीरो। तो v इक्वल टू जीरो प्लस 80, मतलब v इक्वल टू 80, समझ में आ गया ना, आ गया कि नहीं। तो अब देखो यहाँ पर क्या है, 80 स्क्वायर है, 80 स्क्वायर है ना यहाँ पर, तो यहाँ पर भी हमें क्या करो, दोनों का स्क्वायर ले लो। ठीक है, यहाँ पर क्या कर लो, टेक द स्क्वायर ऑफ द बोथ साइड, दोनों का स्क्वायर लो, क्या होगा फिर यहाँ पर वी स्क्वायर, इसका भी ब्रैकेट का वी स्क्वायर आ जाएगा, मतलब 80 स्क्वायर। ठीक है, तो देखो यहाँ पर 80 ब्रैकेट का स्क्वायर क्या आ गया, वी स्क्वायर। तो क्या इसे हम यहाँ पर पुट कर सकते हैं क्या, इसे पुट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, यस तो पुट कर दो।
W इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। तो देखो यहाँ पर हमारा वर्क डन आ गया हाफ एम वी स्क्वायर, और काइनेटिक एनर्जी भी क्या होती है, हाफ एम वी स्क्वायर। तो इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी क्या है हमारी, वर्क डन है। तो यहाँ पर हमने वर्क डन का मतलब काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन यहाँ पर हमने फाइंड आउट कर लिया है। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ठीक है, आज के सेशन में इतना ही था बच्चों। ठीक है, चलो एमसीक्यू ले लेता हूं आपके। एमसीक्यू देना है ना सबको, सबको एमसीक्यू देना है। ठीक है, चलो ले लो फर्स्ट एमसीक्यू। If we increase the velocity of a car moving on a flat surface to the 4 times its original speed, its potential energy, हमने स्पीड को बढ़ाया है। हमने क्या किया है, स्पीड को बढ़ाया है। क्या मुझे बताओ, स्पीड बढ़ाने के बाद उसकी पोटेंशियल एनर्जी चेंज होगी क्या? पोटेंशियल एनर्जी का और स्पीड का कोई रिलेशन है क्या? नहीं है। तो पोटेंशियल एनर्जी चेंज होगी क्या? नहीं होगी। तो योर आंसर विल नॉट चेंज। ग्रेट, 100% बच्चों ने बिल्कुल सही आंसर दिया है। ग्रेट बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूं। द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ योर बॉडी इज लिस्ट व्हेन यू आर। अब पोटेंशियल एनर्जी रिलेटेड होती है हाइट से। ठीक है, जो पोटेंशियल एनर्जी होती है ये रिलेटेड होती है हाइट से। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, बिल्कुल हम जितना नीचे होंगे, जितनी कम हाइट होगी उतनी हमारी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, कम होगी। तो इसका आंसर हमारा बनता है स्लीपिंग ऑन अ ग्राउंड। जिन्होंने भी स्लीपिंग ऑन अ ग्राउंड दिया है उन सब का आंसर यहाँ पर सही है। नहीं, वो गलती से हो गया बेटा प्रांजल, वो थोड़ा सा मुझे लगता है वहां पर थोड़ी सी गलती है आंसर सेट करने में। तो ये पहले से वही वाला है। ठीक है, थोड़ा सा करेक्ट कर लो यहाँ पर। ठीक है, देखो यहाँ पर भी उन्होंने दो दो आंसर सेट कर दिए हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ पर भी उन्होंने दो दो आंसर सेट कर दिए हैं। हाँ, the energy stored in a body because of its specific state or position is called potential energy. Potential energy सही है ना? ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी सही है ना? हाँ बिल्कुल। हाँ, यहाँ पर उन्होंने क्या क्या दो दो आंसर दे दिया। दोनों आंसर कैसे हो सकते हैं यार? ठीक है, मुझे कुछ करना होगा इसके लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूँ। अभी पता नहीं यार ये भी ऐसा है क्या, ट्राई करता हूँ यार, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। दो दो आंसर देने का मतलब क्या है यार, कैसा होगा? बिल्कुल 100% बच्चों ने बिल्कुल सही दिया है, काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ग्रेट बच्चों, ग्रेट। 96% बच्चों ने यहाँ पर जूल कहा था। ठीक है, और 4% बच्चों ने यहाँ पर बोध कहा है। मैं क्वेश्चन आपने ध्यान से शायद पढ़ा नहीं, ऐसा यूनिट की यहाँ पर बात कर रहे हैं। ठीक है, अगर हम यहाँ पर बात करते वर्क और एनर्जी का यूनिट तो ये दोनों होता, लेकिन ऐसा यूनिट क्या है, जूल है। और सीजीएस की अगर बात करते तो वहां पर अर्ग होता। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं बच्चों। ग्रेट ग्रेट, ठीक है, बहुत बढ़िया आपने यहाँ पर आंसर दिए हैं। ठीक है, चलो, और आज का सेशन यहाँ पर हमारा खत्म हो चुका है, और कल मिलेंगे। ठीक है, कल मिलेंगे हम। चलो बाय, चलो बाय बच्चों, चलो बाय एवरीवन, टेक केयर एंड